चलिए, तो हमारे साथ अब मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दिनेश गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। वहीं अजीत सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज पर। अजीत जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, 21 सभाएं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में करी और चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा भी दिया, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं रुझान तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए शुभांगी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ की बात करेंगे या बचे हुए 4 राज्यों के संदर्भ की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बात की जनता की, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की, जनता के हितों की बात की। आप आदरणीय प्रियंका जी के संदर्भ की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी ने बात की महिलाओं के सम्मान के लिए, छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए, उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा को लेकर जो कहा, आप महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने बात की। परंतु ये जो जनाधार है, जनादेश है, ये स्वीकारोक्ति है, करना पड़ेगी स्वीकारोक्ति। परंतु विचारणीय ये है कि आज जनता अपने मुद्दों पर ध्यान न देते हुए, अपने हित के मुद्दों पर ध्यान न देते हुए किन मुद्दों पर वोट कर रही है, किन लोगों को सत्तासीन कर रही है, ये अपने आप में बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। आज आप देखिए, महंगाई चरम पे है। 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर हो चुका है, 125 रुपए 20 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो चुका है, 100 रुपए के आसपास डीजल हो गया है। तो ये लगातार चीजें बढ़ रही हैं। उसके बावजूद सीधे सीधे आम जनता की जेब में सरकार और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगातार डकैती डाली जा रही है। परंतु आप देखिए कि जनमानस को गुमराह करके लगातार सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी होती चली जा रही, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अजीत सिंह जी, एक बात ये भी साफ है, जैसा कि आपने कहा कि जनता ध्यान नहीं दे रही है, तो जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कनेक्टिविटी में भी तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बीजेपी का कहना रहता है, ज्यादातर बीजेपी नेताओं को यही कहना रहता है कि कांग्रेस को जनता की याद तभी आती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा तो 5 साल में विपक्ष के रूप में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नजर आई उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ की बात करें, प्रियंका गांधी जी, चाहे उन्नाव का हो मामला, कोई भी हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो, उन जगहों पे लगातार प्रियंका गांधी अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने विकास की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने चर्बी उतारने की बात की। कांग्रेस पार्टी छात्र हितों की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, किसानों के हितों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर कार चढ़ा रहा। तो ये सब चीजें अपने आप में स्वयं विचारणीय हैं। ठीक है, जनादेश है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी को पुनः दी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज मिला, जो सीटें मिली, वो सिरोधार रहे। परंतु ये हमें सोचना पड़ेगा, एक जनता को सोचना है कि आप अपने उसमें कब तक आप जो कहते हैं ना हिप्नोटिज्म, एक आकर्षित कर लिया जाता है जिसमें अपने हित की कोई बात सोच ही नहीं सकता। इस मनोदशा में आज उत्तर प्रदेश और अधिकतर जगह का मतदाता इस मनोदशा में पहुंच चुका है कि वो अपने हित की बात न करते हुए जो सामने वाला दिखाना चाह रहा है वो दिख रहा है। ये माया जाल उस तरीके का फैल चुका है पूरे देश के अंदर। अजीत जी, बात तो ये भी कही जाती थी कांग्रेस की ओर से जब चुनावी प्रचार चल रहा था कि जनता सब जानती है और जनता इस बार सही को ही चुनेगी। और आपके पास एक बार फिर लौटूंगी, हम रुक कर लेते। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश गुप्ता जी, आपसे समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के चुनावी प्रचार या प्रियंका गांधी के चेहरे की बात करें, तमाम प्रचार सभाएं हुई हैं, चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है, लेकिन 3 सीटों पर सिमट जाना कांग्रेस का कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर जनता के मन में क्या है। क्या कनेक्टिविटी में जो कंसिस्टेंसी है वो कांग्रेस मेंटेन नहीं कर पाती है, जिसके चलते सिर्फ चुनाव के समय पर चेहरे पहुंचते हैं जनता के बीच और फिर हट जाते हैं? शुभांगी, निश्चित तौर पे ये जो चुनाव परिणाम है कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। यदि आप जो है किसी भी राज्य में आप सरकार बना लेते तो भी थोड़ा संतोष कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलते जा रहे हैं और उसका वोट का प्रतिशत घट रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है। और नेतृत्व जो है कांग्रेस
का उसको लेके हमेशा ये बात उठती रहती है कि जो लीडरशिप है वो कांग्रेस को दिशा नहीं दे पा रही, वो पीपल कनेक्ट नहीं कर पा रही, जनता से जुड़ नहीं पा रही। अब जनता से जुड़ने के मुद्दे क्या हैं? कि केवल धर्म है? धर्म का आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या कोई भी, आप मणिपुर में चले जाइए, तो जिस तरह से धर्म की राजनीति आप जब देखते हैं होती है, तो कांग्रेस को एक छवि बन चुकी है कि जो एंटी हिंदू ये सर जो है पार्टी है। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में ये जो धारणा बन गई है, उसे तोड़ने के लिए बहुत कुछ प्रयास वो नहीं कर रही। और उसके लीडर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो निश्चित तौर पर मुद्दे थे, गंभीर मुद्दे थे, और ऐसे मुद्दे थे जो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो जब चुनावी राजनीति में हम जाएंगे तो किसान का मुद्दा भी होगा और गवर्नेंस भी मुद्दा होगा। आप कहीं की भी घटना देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है जिनको हमने चुनाव प्रचार के दौरान सुना और देखा कि लोग उनको मुद्दा बना रहे थे। लेकिन जनता क्या सोच रही है, यदि लीडर उसे नहीं भाप पाए, देखिए सोशल मीडिया पर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जनता जब जमीन पर जो अपना मत प्रकट करती है, नेताओं के समक्ष अपनी बात रखती है, उसे यदि मुद्दा नहीं बनाया जाता, कोई भी कारण हो सकते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, बहुत सारे फैक्टर वहाँ थे। आप जाति का भी फैक्टर वहाँ चलता है, वहाँ ओबीसी और नॉन ओबीसी वाला भी है, एससी और मुस्लिम वाला भी फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कांग्रेस पार्टी उनमें से कहीं भी कनेक्ट नहीं हुई। आप वहाँ मुख्य विपक्षी दल अभी इतने सालों से लगातार या तो समाजवादी पार्टी होती है, बहुजन समाजवादी पार्टी होती है, या भारतीय जनता पार्टी होती है। तो ये जो तीनों राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द जो राजनीति घूम रही थी, अब उत्तर प्रदेश की ये राजनीति में कांग्रेस जो है अब अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो स्थिति है, कांग्रेस के लिए एकमात्र चेहरा जो प्रियंका का, जिसे हम कहते थे प्रिय जादुई चेहरा होगा, जो कांग्रेस को रिवाइव कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश में इस चेहरे को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, ये चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया। बिल्कुल दिनेश जी, हमारे साथ संजीव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, हम अगर ब्राह्मणों की बात करें, लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण है वो योगी जी से नाराज है, खास करके योगी सरकार से नाराज है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भी लोग ये आरोप लगा रहे थे या जो भी पार्टी आरोप लगा रही थी, उन्हें अपने इस आरोप से पीछे हटना होगा, क्योंकि अगर हम अयोध्या पर नजर डालें, वाराणसी पर नजर डालें, यहाँ पर बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये जिस तरीके की अफवाहें फैला रहे थे विपक्ष, क्योंकि ब्राह्मणों को नाराज़ होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो ब्राह्मणों की सरकार और सबका साथ और सबके विकास और सबकी सरकार थी, उसी का परिणाम है। ये तो विपक्ष केवल विकास दुबे के नाम पर जिस तरीके से अफवाहें फैलाने का काम कर रहा था, हम लोग शुरू से ही कह रहे थे गुंडे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, और हम लोग किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते, बल्कि सबका साथ और सबका विकास और सब में विश्वास पैदा करने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि ये जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा था, अभी 1-2 दिन पहले ईवीएम पर भ्रम किस तरीके से फैलाया गया, तो ये सारे जो लोग साल भर कक्षाओं में जो बच्चे नहीं जाते हैं, और जब जब परीक्षाओं का पत्र मिलता है, उनको एग्जामिनेशन का पेपर मिलता है, तब वो इधर उधर की बगले झाँकते हैं कि साहब आउट ऑफ कोर्स है और पेपर सही नहीं है और टीचर ने पढ़ाया नहीं सही था। ये उस तरीके के लोग हैं, उनको माकूल जवाब देने जा रही है। संजीव जी, अजीत सिंह जी का कहना था कि बीजेपी लगातार जनता के जेब में डकैती भी डालती है, इस पर क्या कहेंगे? तो देखिए कौन डकैती डाल रहा था ये सबने देख लिया, 2014 में, 2017 में, 2019 में और अब 2022 में। ये चौथा ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्षियों को जो बात कहते हैं उनमें कोई आधार नहीं होता, या आधारहीन तथ्यों के बगैर कोई बात कहते हैं, और उसका परिणाम जनता लगातार इनको दे रही है। ये इन प्रकार अगर सत्ता हथियाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहीं कांग्रेस से गठबंधन किया था, 2017 की मैं बात करूं, जब समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हमारा काम बोलता है, और कांग्रेस कह रही थी कि 27 साल कांग्रेस पे हाल, ऐसे समय में वो लोग गठबंधन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में विकास का काम अगर हुआ होता तो 2017 में जनता ने क्यों नकार दिया होता समाजवादी पार्टी को? यही 2019 में भी हुआ। बसपा और सपा का गठबंधन के बाद तमाम टीवी चैनलों पर। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू हार चुके हैं अपनी सीट से। एक बड़ी हार यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को देखने को मिली है। अमृतसर से खड़े हुए थे,
हार गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। लगातार दावे कर रहे थे जनता सब जानती है, जनता सच्चाई का साथ देती है, लेकिन अब तस्वीरें देखिए आप पार्टी की जो क्लीन स्वीप यहां पे देखने को मिली है उसका एक और रुझान दिख रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू हार चुके हैं अमृतसर से। तो बादल परिवार के गढ़ में भी आपने सेंध मारी थी, चन्नी को भी हरा ही दिया था, और अब देखिए नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर से हार गए हैं। पंजाब में आपकी सुनामी का शिकार नवजोत सिंह सिद्धू भी बन गए हैं। चलिए, तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश गुप्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू भी हार चुके हैं अब। देखिए शुभांगी, ये उन सारे नेताओं के लिए सबक है जो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम करते हैं या बयानबाजी करते हैं। आप जिस नाव की सवारी कर रहे हैं उसमें छेद मत करिए, क्योंकि आपके डूबने का खतरा बना रहता है। नवजोत सिंह सिद्धू ही तो वो कारण थे जिसके कारण पंजाब की पूरी राजनीति बदली, कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और जो आप देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में भी रहे तो वहाँ भी संतुष्ट नहीं रहे। अब यदि कांग्रेस में तो आकर उन्होंने असंतोष को बढ़ाई, कांग्रेस को तो आप ठीक चुनाव के पहले, जब चुनाव की घोषणा के बाद भी हमने ये देखा था कि वो चन्नी के खिलाफ बोल रहे थे, चेहरे की बात कर रहे थे। जो ये भी कह सकते हैं हम कि जो चन्नी को चेहरा घोषित करने का फैसला किया कांग्रेस पार्टी ने, उसका नुकसान भी उसे पंजाब में हुआ। और इस तरह से नुकसान हुआ कि आप देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू जो खुद नाराज बैठे हुए थे, जनता ने उनको भी स्वीकार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो झगड़ा सामने आया सिद्धू के जरिए, उसमें खुद सिद्धू की नैया डूब गई। बिल्कुल दिनेश जी, और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के पंकज सिंह सबसे बड़ी जीत की ओर हैं। 1,26,000 वोटों से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, और नोएडा से खबर है बीजेपी के पंकज सिंह सबसे बड़ी जीत की ओर हैं। 1,26,000 वोटों से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। तो इलेक्शन अपडेट में लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। बीजेपी के पंकज सिंह 1,26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के पंकज सिंह 1,26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ा डिफरेंस यहां पर आप देख सकते हैं। तो चर्चा जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। महा कवरेज बंसल न्यूज पर लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी के पंकज सिंह सबसे बड़ी जीत की ओर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे हैं। दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से चुनाव हार गए हैं। चमकौर साहिब और भदौर सीट से वो चुनाव हारे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की इस चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में मुख्यमंत्री, जो कि दोनों ही सीट से चुनाव हार चुके हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से चुनाव हार गए हैं। चमकौर साहिब और भदौर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही सीटों से चुनाव में उन्हें मात मिली है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी की जो सुनामी पंजाब में आई है, उसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज बहते चले गए। चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर हार गए हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू भी, उनकी भी हार हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब में सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया, और चरणजीत सिंह चन्नी भी दोनों सीटों पर चुनाव हार चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी ने दबदबा बनाया है, एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, जो कि चुनाव हार गए हैं। चलिए ज्यादा चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से आपका परिचय मैं उनसे करवा देती हूँ। संजीव मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही दिनेश गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रदर्शन किया है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की झाड़ू एक तरह से कहें, जो उनका सिंबल है, उसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज साफ हो गए। सुनामी आई आम आदमी पार्टी की और तमाम दिग्गज साफ हो गए।
देखिए जया, जहाँ भी विकल्प जनता को बेहतर दिखाई देता है वो उस तरफ अपने मत का प्रयोग करती है। अकाली दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल और भाजपा वहाँ साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। उन दोनों को लगातार बदल बदल कर जनता ने देखा है जी। पिछले जो है हम 5-6 साल के भीतर ये देखा है कि आम आदमी पार्टी ने उस जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप वहाँ अपना प्रदर्शन किया, तो उन्हें स्थानीय निकाय के चुनाव में भी काफ़ी सफलता मिली। और ये जो विधानसभा चुनाव के परिणाम है वो ये बता रहा है कि एक बेहतर विकल्प जब जनता को मिलता है तो वो उसे चुनती है। और आम आदमी पार्टी ने जो है वहाँ जनता की अपेक्षाओं पे बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस किया। जो दिल्ली मॉडल था अरविंद केजरीवाल जी का, उसकी बहुत चर्चा होती थी। और दिल्ली और पंजाब के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी दोनों में समानताएं हैं, तो केजरीवाल साहब को उसमें वहाँ काफ़ी फ़ायदा मिला है। और वहाँ उनको जो कनेक्ट था उनका, उसका नतीजा जो है सामने है। और कांग्रेस पार्टी की के भीतर के जो झगड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह जी का जो कॉम्बिनेशन था वो जनता को कहीं जो है उनको विकल्प नहीं दिख रहा था। तो बेहतर विकल्प उसमें केवल आम आदमी पार्टी था। सारी जो स्थितियां पंजाब की थी, तो लिहाजा आप देखेंगे ना कि कांग्रेस का प्रदर्शन कितना बुरा हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी दोनों सीट से चुनाव हार रहे हैं, उनके बड़े नेता भी हार रहे हैं। और अमरिंदर के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी ने नया विकल्प तलाश करने की कोशिश की है तो वो भी पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए सर, ठीक है, बाकी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। मैं आऊंगी सर, बाकी मेहमानों से भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, वो हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जीत गए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर गोवा चुनाव से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जीत दर्ज की है। तो गोवा इलेक्शन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। और आपको बता दें, जीत की हैट्रिक उन्होंने लगाई है। सीएम प्रमोद सावंत की जीत की हैट्रिक है। तो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं देश का सबसे छोटा राज्य गोवा, जहां सीएम प्रमोद सावंत लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं। साकेलिम सीट से चुनाव लड़ा था और जीत उन्होंने दर्ज की है। तो चलिए, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जश्न मनाना शुरू हो गया है। और इंदौर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंदौर में जूनियर योगी जिन्हें कहा जाता है, वो संवाददाता पीयूष पारी के साथ मौजूद है, उनसे बातचीत की है, सुनिए। देश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है और इस वक्त हमारे साथ में जूनियर योगी यानी कि इंदौर के योगी आदित्यनाथ कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल हैं वो मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार उन्होंने किया है। जहां जाते हैं वहां पर लोग कहते हैं कि योगी जी आ गए हैं। योगी जी, जॉन जे चिल्ला रहे थे कि यूपी में कहाँ बा, लेकिन बाबा ने बता दिया है कि यूपी में तो सिर्फ बाबा है। बाबा, उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यूपी में सिर्फ बाबा है और बाबा ही रहेंगे और बाबा के अलावा कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि यूपी में बाबा का ही बुलडोजर चलेगा। आपने भी जमकर प्रचार किया, कहाँ गए आप? और लगातार राष्ट्रीय नेताओं के साथ में हमने देखा था आपको, आपका भी मैजिक वहाँ पर दिखाई दे रहा था। महाराज जी का प्रचार करने गए थे। बुलंदशहर, सारंगपुर, लखनऊ, बनारस, मऊ, बलिया, गोरखपुर, झांसी और कई शहरों में यूपी के हमने रोड शो किए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं। और वहाँ के कई नेताओं से हम मिले हैं और वहाँ के नेता और सभी लोगों से और वहाँ की पब्लिक से खूब हमको स्नेह मिला है। क्या लगता है आपको, मोदी जी और योगी जी का जादू चला है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल चला है मोदी जी और योगी जी का जादू, और वहाँ की जनता का जादू चला है, गुरु गोरखनाथ जी का जादू चला है। इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे अभी जीत के बाद में? आप यूपी में कहा जा रहा है कि गुंडाराज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यूपी में पूरी तरह से गुंडाराज खत्म हो जाएगा और 90% गुंडाराज तो योगी जी के होते यूपी में खत्म हो ही गया है। जो 10% जो बचा है वो 11 तारीख से फिर काम चालू होगा और 11 तारीख के बाद में फिर गुंडों का विनाश चालू हो जाएगा। महाराज जी ने बोल दिया है कि जितने भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधि वाले लोग हैं, वो या तो यूपी छोड़ दें या अपने छुपने की जगह ढूंढ लें। उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। आज उमेश जी, आप भी काफी उत्साहित हैं, बुलडोजर पर भी नजर आए, किस तरीके का ये जश्न है? कि भारतवर्ष में अभी इस समय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है।
और नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त है और जनता का विश्वास भी प्राप्त है। और हमारे लिए हर एक राज्य की जीत जो है वो आनंद प्रदान करने वाली है, पर विशेष करके उत्तर प्रदेश में जो महाविजय प्राप्त हुई है, उस महाविजय ने भारतीय जनता पार्टी के भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को रोमांचित कर दिया है। और आज हम हमारे छोटे भाई योगी वीरेंद्र नाथ जी के साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत परिश्रम करा है, और हमारा सौभाग्य कि हमारे मोहल्ले में जन्मे पले और बड़े हैं। चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी में जश्न का माहौल है और जिस तरीके से यहाँ पर 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जादू चला है, ये कार्यकर्ता कहीं न कहीं उसी का जश्न यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। बंसल न्यूज के लिए इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट। 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जश्न मनना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि यहाँ के भी जो दिग्गज है, जो नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर जमकर प्रचार प्रसार किया था। और उसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि जनता ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिए। एक बार फिर से चर्चा हम शुरू करेंगे। अजीत सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर अजीत जी, हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए देखिए बार बार मोदी पर विश्वास जताया जा रहा है, योगी पर विश्वास जताया जा रहा है। 37 साल में ऐसा हुआ है पहली बार जब एक बार फिर से वही सरकार पर जनता ने भरोसा जताया। 4 राज्यों में हार गई कांग्रेस। पंजाब की अगर बात की जाए, यहाँ पर तो उम्मीदें भी की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक छोटी पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है और उसके बाद अब कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है आगे के लिए सोचना, विचार करना। देखिए जया जी, भारत की जनता ने मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे तो विश्वास जताया, अच्छी बात है, जताया, एक विकल्प के रूप में देखा, परंतु मोदी जी ने भारत की जनता को क्या दिया? 70 साल में जो सिलेंडर 400 तक पहुंचाता है उसको 1000 तक पहुंचा दिया। जो पेट्रोल 70 रुपए पे पहुंचा था 70 साल में उसको 100 रुपए क्रॉस कर दिया। डीजल 40 रुपए था, माफ उसको करिएगा, 100 रुपए के आपको आसपास थोड़ा लेके सा इंटरप्ट मैं कर रही हूँ, ये लेकिन क्या है? ये बातें जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब भी कांग्रेस कह रही थी, जब वोट डाले जा रहे थे तब भी कांग्रेस कह रही थी, अब जब परिणाम सामने आ रहे हैं तब भी कांग्रेस वही बातें कह रही है। लेकिन आप जनता के परिणामों को देखिए ना सर, जनता ने तो, आप भले ही महंगाई को मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, लेकिन जनता ने जो रिजल्ट दिया है वो कांग्रेस को देखना चाहिए। मैं आपसे अपनी बात आगे उसी दिशा की ओर ले जा रहा था जी। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार पर साल देने की कहा था, क्या मिले देश के युवाओं को? किसानों को क्या एमएसपी का भाव मिला? आप मुझे बताइए। देश की जनता तो मोदी जी पे विश्वास कर रही है, पर मोदी जी को भी तो अपने उद्योगपति मित्रों को छोड़ के देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। अब देश की जनता अगर कहीं हिप्नोटिज्म होकर वोट कर रही है और अपना भला ना सोचते हुए जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है वो देख रही है और उसके आधार पे अपने भविष्य को चुन रही है, तो ये तो खतरनाक है जी। ये सब जगह खतरनाक। पंजाब की बात कर लेंगे, आज पंजाब में आपने दिखाया कि चन्नी जैसा जमीनी व्यक्तित्व दोनों जगह से चुनाव हार गया और आप पार्टी का मुख्यमंत्री का दावेदार का राजनीतिक चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र देश की सबसे बड़ी पंचायत में देखा लोगों ने, मैंने नहीं, पूरे सब लोगों ने देखा। नहीं, एक ऐसे व्यक्ति अजीत जी, को पंजाब गलती का कहाँ हुई है? मुख्यमंत्री के अभी रूप में लगता नहीं है कि बनाने जा रही कांग्रेस को पंजाब की आत्ममंथन जनता, और चिंतन करने की जिसको जरूरत 5 है? साल में मेरी दूसरी एक बात पार्टियों पर सुनिए। सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पहले देखना चाहिए कि हमारी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पंजाब में कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था, वो जनता ने देखा और देखिए उसका परिणाम सबके सामने है। एक नई पार्टी पर, एक नए विकल्प पर भरोसा किया। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना आपसे कि मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है आप पार्टी का भगवत मान, उसका चरित्र लोकसभा में सब लोगों ने देखा जी। किस तरीके का चरित्र था। आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को 5 साल में युवाओं को नशे की गर्त में, जो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने जो धकेल दिया था, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में उसको कम लाके मुक्त करा जाके, और उसके बाद आप ऐसे व्यक्तित्व को फिर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं जो स्वयं नशे के जाल में जकड़ा हुआ जी। तो हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? हम मतदाता हैं, हम मत कर रहे हैं, हम मत किस दिशा की ओर कर रहे हैं ये भी तो हमें सोचना है।
ठीक है अजीत सिंह जी, संजीव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मेरे को रिएक्शन लेना है। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद उमेश जी आपके पास आऊंगी। संजीव जी, जो नई तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं, हालांकि जाहिर तौर पर काफी खुशी बीजेपी के अंदर होगी, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में 4-1 से बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि अभी तक हमने देखा 2014 के चुनाव में, देखा 2014 के बाद बाकी राज्यों में जहां चुनाव हुए वहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को हमने देखा आगे बढ़ते हुए। अब सीएम योगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नई जोड़ी सामने आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में सरकारें हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं। चूँकि एक ही पार्टी की सरकारें जब होती हैं तो डबल इंजन की सरकार में इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेशों में फ़ायदा ज़्यादा होता है, बहुत तालमेल से काम हो सकता है। जबकि इसके इतर अगर और पार्टियों की सरकार होती है तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है। ये बात एक जायज़ बात है और लोगों ने इस बात को देखा है। उत्तर प्रदेश में यही हुआ है कि डबल इंजन की सरकार में आम जनमानस को लाभ मिला है, गरीबों को आवास मिला है और उसी का परिणाम आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से, भारतीय जनता पार्टी के लाभकारी कार्यक्रमों से जनता प्रभावित है और जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार सदन में भेज रही है। बिल्कुल, संजीव जी बने रहिएगा। उमेश जी हमारे साथ जुड़े, उमेश जी से भी रिएक्शन में लेना चाहूंगी। उमेश जी, एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं वोटों में कमी आई है और हमने देखा काफी सीटें कम हुई है बीजेपी की। हालांकि बहुमत का आंकड़ा जरूर बीजेपी ने पार कर लिया, लेकिन सीटें जरूर कम हुई है। जया जी, एक तो ये लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर कुछ भी चीजें स्थिर और स्थायी नहीं होती है। अंततः यहाँ पर अगर कोई जय और पराजय तय करने का लोकतांत्रिक अधिकार किसी के पास है तो वो मतदाता के पास है। तो जो भी मतादेश हमको प्राप्त हुआ है हम उसको बहुत नतमस्तक भाव से शिरोधार्य करते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति ऐसी है कि सुखे दुखे समेत रहता। ना तो हम सुख में बहुत ज़्यादा हर्षित और उल्लासित होते हैं और ना दुख में हम विषाद और निराशा में घिरते हैं। ये विजय हमको निश्चित रूप से हमारा मनोबल वृद्धि कर रही है, पर इसके अंदर हम आत्ममुदित नहीं है। हमको लगता है कि जनता की जो अपेक्षा है उनको पूरा करने का उत्तरदायित्व दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हमारे पास प्रारंभ हो रहा है, उत्तराखंड में प्रारंभ हो रहा है, गोवा में प्रारंभ हो रहा है, मणिपुर में प्रारंभ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के नाते हम बहुत ज़्यादा आनंदित हैं। और जहां तक इन परिणामों की बात करेंगे, मुझे लगता है जया जी के सभी राज्यों का परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है और आनंददायक है। पर विशेष करके उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम से हम बहुत ज्यादा आनंदित हैं। बहुत सारे मिथकों को तोड़ा गया है, जो राजनीतिक भ्रांतियां बनाई गई थी। ये कहा जाता था कि कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर नोएडा चला जाएगा तो वो मुख्यमंत्री नहीं बचेगा। इस राजनीतिक मिथक के कारण ये हुआ कि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश की विकास की धारा से कटकर रह गया। ना कभी मुलायम जी गए, ना अखिलेश जी गए और ना कभी बहन मायावती वहां जाने की गुरेज करती थी। ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने राजनीतिक दुस्साहस बताया और उन्होंने नोएडा में 1, 2, 3, 4 नहीं 8, 10 बार जाकर प्रवास कराए और नोएडा को उत्तर प्रदेश की मुख्यधारा में शामिल करा। एक दूसरा मुतक था कि उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री दोबारा काबिज नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ आपके पास आगे भी आपसे बात करूंगी, आपकी प्रतिक्रिया आगे लूंगी, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है इस जीत को लेकर वो भी सुनते हैं। विश्वास सारंग जी है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर कमल खिलाए। विश्वास जी क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश के हर हिस्से में अब भगवा है और कमल है। ये इस देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो लोकतंत्र की अवधारणा को और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार है सुशासन, और सुशासन के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। मोदी जी और योगी जी की सरकार का सबसे बड़ा जो पक्ष है वो यही है, सुशासन, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना, जनता के कल्याण में काम करना, और जनता ने उसको स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश की जीत निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उत्तराखंड में हम देख रहे हैं युवा चेहरे को तरजीह दी है वहाँ की जनता ने, और कहा यह जा रहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस जैसा रुझान दिखाई दे रहे थे पहले, या पोल्स आ रहे थे।
पर क्या ये माना जाए कि युवा की जीत है या भारतीय जनता पार्टी जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जीत है। निश्चित रूप से मोदी सरकार के पक्ष में तो जनता है ही, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने भी अच्छा काम किया, और जनता ने इस बात को स्थापित किया जो हमारा नारा है, डबल इंजन की सरकार। लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में यदि भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य की सरकार भी होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश में ज़्यादा विकास होगा। आप में कहाँ गड़बड़ हो गई पंजाब में? अब देखिए, वो समीक्षा करेंगे क्या स्थिति है। चलिए, विश्वास सारंग जी है, कह रहे हैं कि बहुत ही जोरदार जीत हुई है, लेकिन ये मोदी और योगी की जीत है। जहां तक बाकी राज्यों में जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो वो भी सुशासन की जीत है। आशीष के साथ मनोज सैनी, दरअसल भोपाल। चलिए, चर्चा पर एक बार फिर से हम लौटेंगे। उमेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर बाकी मेहमानों से मैं प्रतिक्रिया लूंगी। जी जया जी, मैं संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। जी जया जी, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का परिणाम हमको विशेष रूप से आनंद प्रदान करने वाला है। वास्तव में मुझे लग रहा है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, उसकी छवि इस प्रकार की गढ़ दी गई थी या बना दी गई थी कि ये आपराधिक स्टेट है, ये क्राइम स्टेट है और ये आपराधिक प्रदेश है। और मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सुशासन से इस अपराधों पर नियंत्रण करा है। जितने गैंगस्टर, जितने बाहुबली थे, उनको सबक सिखाया गया है। एक भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर निर्मित करा है। महिलाओं और बच्चियों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा है कि वो रात को 10 और 11 बजे भी बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल सकती है। व्यापारी जो पकड़ और फिरौतियों से परेशान था, उसको भी कहीं ना कहीं सांत्वना प्राप्त हुई है। और ये जो आपको ठीक है, उमेश जी मैं लौटूंगी आपके पास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाददाता सूरज के साथ हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार बीजेपी बढ़ती जा रही है। हाँ, लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और जनता कहती है मोदी है तो मुमकिन है। उनके प्रति जो विश्वास है, मोदी जी को केवल नेता नहीं मानती जनता, उनको असीम श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, इसलिए मोदी जी के पीछे है। मध्य प्रदेश में इस तरीके से कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दिया, डाकुओं को भगा दिया। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बुलडोजर कहा जाता है योगी जी को, क्या उसी का परिणाम है? योगी जी का बुलडोजर भी चला है। देखिए, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई उनको ठीक से इम्प्लीमेंट भाजपा शासित राज्यों ने किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया और गुंडों का सफाया भी किया। तो निश्चित तौर पर ये उस भरोसे की भी विजय है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अखिलेश यादव, मायावती लगी हुई थी, ममता दीदी भी लगी हुई थी, कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है उनको। पूरी तरह से मैंने कहा ये वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण को पूरी तरह से नकार दिया। लोग विकास के साथ हैं, जन कल्याण के साथ हैं, लोग देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और ये कौन करेगा? तो एक ही उत्तर आता है, मोदी जी। आप भी उत्तर प्रदेश गए थे, अलग अलग सभाएं ली थी, एक अच्छा रिस्पांस मिलता था। वो तो रिस्पांस देख के ही लगता था कि हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। तो जिस तरीके से काशी कॉरिडोर की बात करें, कई हाईवेज बनाए हैं, योगी जी ने मेडिकल कॉलेज दिए हैं, तो क्या यही विकास का एजेंडा है? जो यही कहा कि ये विकास ही है, और सांस्कृतिक जो अभ्युदय हो रहा है भारत का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये उसकी भी विजय है। 2024 में लोकसभा है मध्य प्रदेश में, 23 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या ये विधानसभा लोकसभा का आगाज माने कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जी आगे आएंगे? देखिए, मोदी जी में असंदिग्ध भरोसा है, तो मोदी जी तो आएंगे ही। तो बिल्कुल इस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, ये विकास की जीत है। जया, विकास की जीत बताया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो खुद यूपी पहुंचे थे, चुनाव प्रचार उन्होंने किया था, और वही बातें उनकी ओर से कही गई है कि योगी सरकार पर भरोसा जताया, मोदी सरकार पर भरोसा जनता ने जताया है, विकास पर भरोसा जताया, और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। बहुत धन्यवाद सूरज, और एक बार फिर से हम चर्चा किए हुए हैं। दिनेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरह से हमने आज परिणाम देखे, इन 5 राज्यों के 4 राज्य बीजेपी जीत चुकी है लगभग, अब ये कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, हालांकि वोट सीटें जरूर कम हुई हैं बीजेपी की, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा था कि किसान आंदोलन का असर इन चुनावों में हमें देखने को मिलेगा, क्या आप मानते हैं ऐसा जो सीटें कम हुई है उसका असर यहाँ पर दिखाई दिया? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या अब इस जीत के बाद बीजेपी एक बार फिर से विचार कर सकती है कृषि कानून को लेकर? देखिए जया,
कोई भी सीटें कम होना बड़ा स्वाभाविक होता है। जब हम सत्ता में होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो विधायक जो सिटिंग एमएलए हो उसके खिलाफ हो, या स्थानीय स्तर के जो समीकरण हैं, आप कास्ट इक्वेशन या जो बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें रहती हैं कि विपक्ष का उम्मीदवार किस इक्वेशन में है, तो उसमें बड़ा स्वाभाविक होता है। सीटें जरूरी नहीं है कि पिछले चुनाव में जो मिली हैं वो अगले उस चुनाव में भी मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं है जिसको हम ये कहें कि जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है या योगी जी की लोकप्रियता कम हुई है। ये उनकी लोकप्रियता यथावत बनी हुई है। और ये जो कृषि कानून का जहाँ तक सवाल है, तो विचार करेगी या नहीं करेगी, जिस तरह का आंदोलन हुआ है या फिर उसके बाद किसानों ने जिस तरह से कानून समाप्त होने के बाद आंदोलन वापस लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी खड़ा दिखाई दिया है, तो लगता है अब कोई नया विंडो जो है विवाद का मोदी सरकार नहीं खोलेगी। उसको और क्या किसान हितैषी बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ आगे उस पर जरूर विचार होगा। बिल्कुल अजीत जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन उमेश जी से इस पर मैं चाहूंगी। उमेश जी, जो सवाल मैंने दिनेश जी से पूछा है वही सवाल मेरा आपसे भी है सर, कि क्या एक बार फिर से बीजेपी विचार कर सकती है अब कृषि कानून को लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसा कहना तो ठीक भी नहीं है और उचित भी नहीं है, और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो रहा है जी। और कृषि कानूनों को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी पुनर्वापसी की कोई गुंजाइश इस समय शेष है। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता ये है कि चाहे कृषि हो या व्यापार हो या उद्यम हो या रोजगार हो, प्रत्येक क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि भारत को बलशाली बनाना है और निरंतर इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वहां के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आप मध्य प्रदेश को देखिए कि अगर 15 सालों से जनता विश्वास कर रही है या योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर दोबारा विश्वास करा, या मणिपुर में या गोवा में या उत्तराखंड में, तो ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के मित्र जो आरोप चस्पा करते हैं, चाहे टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान करे या चुनाव में आम सभाओं के दौरान करे या विधानसभा में करे, जनता उन सारे आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती है और लगातार जनता का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ठीक है अजीत जी, मैं आपके पास आती हूँ सर। यूपी के बाद अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी गोवा को लेकर। पिछले इलेक्शन में हमने देखा गोवा में कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, उसके बावजूद बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बना ली थी। और पिछली ही परिस्थिति से सबक लेते हुए इस बार हमने देखा कि 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने गोवा में अपने विधायकों की जो प्रत्याशी है उनकी बाड़ेबंदी शुरू कर दी, उन्हें होटल में भेजना शुरू कर दिया था कि ऐसा ना हो बीजेपी एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति करने लगे। लेकिन यहाँ पर तो देखिए तस्वीर एकदम बदल गई है गोवा में भी। देखिए जया जी, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र उमेश जी को उनकी पार्टी की जीत की बधाई दूं और साथ में एक आग्रह करूंगा उमेश जी से कि उमेश जी, आपकी पार्टी जीत तो गई है, जनता ने उस पर विश्वास जताया है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी अपने नेतृत्व को बोलिए कि अब जनता को कम से कम राहत प्रदान करे, महंगाई से राहत प्रदान करे। और योगी जी ने नोएडा जाके तो मिथक तोड़ दिया उमेश जी, शिवराज जी को भी अशोकनगर पहुंचा के थोड़ा मिथक तोड़िए ना, शिवराज जी को भी अशोकनगर पहुंचा के तोड़िए मिथक, क्योंकि शिवराज जी स्वयं उपचुनाव तक में अशोकनगर नहीं आए थे, पास में आके चले गए थे। तो मेरा आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह है कि शिवराज जी को भी थोड़ा अशोकनगर भेजिए, वहां मिथक टूटे थोड़ा। और जहां तक आप बात गोवा की कर रही हैं, तो मैं तो ये कह चुका हूं पहले ही चर्चा के दौरान कि एक पूरा परसेप्शन बन गया है, जनता अपने हित की नहीं देख रही। आज गोवा में आप देखिए किस तरीके से माइनिंग एलिगेशन की वो लगे आरोप वर्तमान सरकार पे, किस तरीके से वहां का टूरिज्म खत्म करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लगातार बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक करके वहां के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, टूरिज्म को खत्म करके लगातार रोजी रोटी के लिए वहां पे लोगों को बेरोजगार करके बर्बाद करने की कगार पे पहुंचाया जा रहा है।
ठीक है, ये सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं पहले भी, अभी भी। अब नतीजे सामने आने लगे हैं, तब भी कांग्रेस वही एक तरह से कहा जा सकता है शायद वही राग अलाप रही है। लेकिन जनता ने जो परिणाम दिए हैं वो अब सबके सामने आ गए हैं। और देखिए, लगातार ये महा कवरेज बंसल न्यूज पर जारी है। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे अब सामने आ गए हैं। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, वहीं दूसरी तरफ 4 राज्यों में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है, जीत की ओर अग्रसर है। कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।